जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि मेरे आने से पहले जो यहाँ पे बात होती है वो भी मेरे को विजिबल होती है। तो फीस हाइक हुई है नहीं हुई है ये सब भी विजिबल होता है। तो आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, इससे पहले आप कुछ ऐसा बोलो जो मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए, अगली बार से सोच के लिखिएगा। शुरू करते हैं मिडल ईस्ट। कल हमने देखा यहाँ पे किस तरीके से टेररिज्म फैलाया जाता है, साथ के साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, ये बात हमने देखी। वन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, अभी तक हमारे को ये लगता था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में, अभी तक हमारे को ये लगता था कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में है। ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान इज अ रीजन जो 3 कंट्रीज में है, लाइक दिस। बलूचिस्तान इज अ रीजन जो 3 कंट्रीज में है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तीन कंट्रीज में। इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान का जो मसला है कि उन्हें इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान का अलग देश बने, लेकिन एट द सेम टाइम अफगानिस्तान और ईरान भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर पाकिस्तान के बलोच पीपल अलग देश मांगेंगे तो ईरान और अफगानिस्तान के जो बलोच लोग हैं वो भी सेपरेट कंट्री के लिए डिमांड करनी शुरू करेंगे। तो यहां पे जो जियोपॉलिटिक्स है बलूचिस्तान की, वो पाकिस्तान से आगे निकल के अफगानिस्तान, ईरान तक जाती है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो ध्यान रखा जाए वाइल राइटिंग आंसर या फिर इंटरव्यू में, कि जो बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स है वो ट्रांस नेशनल पॉलिटिक्स है, स्पैनिंग अक्रॉस ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 3 देशों में ये राजनीति चलती है बलूचिस्तान को लेकर। नाइनटीन 45 से जब से कोल्ड वॉर शुरू हुआ था 1979 तक, ईरान, ये ईरान की बात कर रहा हूं, जिनको नहीं पता ये ईरान है। (1945) से लेकर 1979 तक ईरान जो है
यूएस ब्लॉक में था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक में था, और यहां पे यूएस की पपेट सरकार थी, यूएस की पपेट गवर्नमेंट थी ईरान में। तो बेसिकली यहां पे लिबरलिज्म था, वेस्टर्न डेमोक्रेसी थी, कैपिटलिज्म प्रमोट हो रहा था, ईरान प्रॉस्पर कर रहा था। ईरान इज अ शिया नेशन, ईरान इज अ शिया कंट्री। इस्लाम में मेजर 2 सेक्ट्स होते हैं, नहीं, ईरान इज अ शिया नेशन, पाकिस्तान इज अ सुन्नी नेशन, अफगानिस्तान इज अ सुन्नी नेशन। पाकिस्तान अफगानिस्तान सुन्नी नेशंस है, ईरान शिया नेशन है। 45 से 79 ईरान यूएस ब्लॉक। 1979 बहुत फेमस, बहुत 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 फेमस एक किस्सा होता है जिसका नाम है ईरानियन रेवोल्यूशन, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। एग्जाम में दोनों लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बस ईयर जरूर लिख देना, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन और इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुआ, एंड दिस वाज लेड बाय आयतोला खोमैनी। This Iranian revolution was led by Ayatollah Khomeini. He is, जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी हैं, पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना है, फाउंडिंग फादर्स जिन्हें कहा जाता है, सिमिलरली ईरान के लिए अयतोल्ला खोमैनी इज द सुप्रीम लीडर। कि आज ईरान जो यूएस के क्लचेस से बाहर है वो इनकी वजह से है। ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, आज भी है ये, एंड ही फॉलोज अ स्ट्रिक्ट एंटी यूएस स्टैंस। ईरान में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं मेजर, वो सारे के सारे इनकी लीडरशिप में लिया जाता है। मतलब कि इसको ऐसे देखिए कि अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो इवन इफ ही इज नॉट इलेक्टेड, लेकिन जनता का इतना साथ था उनके पास कि महात्मा गांधी से पूछे बिना आज भी कुछ काम नहीं होता। अब इफ ही वाज अलाइव। तो सेम ईरान में है कि अयतोल्ला खोमैनी is the supreme leader and he is anti-US. He is a conservative leader. ये conservative है, and he believes in promotion of Shia Islamism. Shia Islam promote करना है, और at the same time he believes in making Iran a regional power. He believes in making Iran a regional power. मतलब कि ये जो मिडल ईस्ट का आप मैप देख रहे हो, अयतोल्ला खोमैनी ये चाहते हैं कि इस पूरे रीजन में सिर्फ एक देश प्रॉस्पर करे, एक देश सुपीरियर हो, जिसका नाम है ईरान। To attain this regional power status, ईरान ने अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स प्रमोट करे कि हमें सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना ऑयल का। ईरान इंक्रीज्ड इट्स ऑयल एक्सपोर्ट्स and it started developing nuclear weapons. परमाणु हथियार बनाने शुरू करे। पूरे रीजन में किसी के भी पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। एंड हेंस ईरान ने ये 2 चीजें करी। They promoted their oil exports basically to compete with Saudi Arabia, because we know
Saudi Arabia is the biggest oil exporter. Saudi Arabia is the biggest oil exporter. And hence, सऊदी अरेबिया का मार्केट शेयर कम करने के लिए ईरान ने अपने एक्सपोर्ट प्रमोट करे, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया का नुकसान होता है, सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, सऊदी अरेबिया अगर नीचे जाता है तो ही ईरान ऊपर जा पाएगा, तो ही ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ पाएंगे. ऑल्सो to attain the power of a military superior power, to attain the status of a military superior power, Iran started with its nuclear weapon program. ये है बैकग्राउंड कि ईरान एग्जैक्टली कहां से आया और वो क्या चाहता है. एंड आफ्टर 1979 जब उसने यूएस का ब्लॉक छोड़ा 1979 में, इट बिकेम नॉन अलाइंड. It became non-aligned, and it is at this point of time when Iran became non-aligned. It is at this point of time जब ईरान non-aligned हुआ कि इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो सुधरने लगे. इंडिया ईरान improved their relations at this point of time. Now ये हो गई एक बात. मैंने बताया कि पाकिस्तान जो है शुरू से ही इट वांट्स टू डेवलप स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान. पाकिस्तान को अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ डेवलप करनी है. इट वांट्स टू माइक्रो मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान. ये बात हमने डिस्कस करी. अपार्ट फ्रॉम दिस पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी और है. अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा. इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ दीज कंट्रीज, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान डू नॉट रियली बिलीव इन शिया सुन्नी डिवाइड. पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे देश हैं जो इतना ज्यादा शिया सुन्नी डिवाइड में नहीं मानते. इट इज मेनली सऊदी अरेबिया, इराक एक्सेट्रा जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा मानते हैं. पाकिस्तान इतना नहीं मानता. एग्जाम में नहीं लिखना ये, लेकिन बता रहा हूं आपके लिए. पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ये है, पहला एस्पेक्ट, कंप्लीट पिक्चर देखते हैं, ब्रॉडर पिक्चर, कि पहले तो मेरे को अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए कि यहां के जो इंटरनल अफेयर्स हैं वो मैं माइक्रो मैनेज कर सकूं. साथ के साथ इंडिया को एज अ हिंदू राष्ट्र प्रमोट करके, एज अ हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट करके, मैंने बताया कि पाकिस्तान हमेशा से इंडिया को हिंदू राष्ट्र समझता है, दैट इट इज अ कंट्री फॉर हिंदूज. साथ के साथ पाकिस्तान हमेशा ये समझता आया है दैट इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशन होता है. इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं दे आर नॉट सेफ. ये इस्लामिक डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि वो ईरान के, सऊदी के, यूएई के, कुवैत के, बहरीन के और कतार के क्लोज जा सके. कि देखो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है इंडिया में. मतलब कि कॉमन इस्लामिक लिंकेज डेवलप करके पाकिस्तान जो है एक यहां पे एंटी इंडियन यूनाइटेड ग्रुप बनाना चाहता है. यू कैन राइट दिस इन एग्जाम दैट पाकिस्तान हैज बीन प्रोजेक्टिंग इंडिया एज एन एंटी इस्लामिस्ट नेशन एंड ट्राइंग टू यूज दिस कार्ड टू कोलैबोरेट विद द मिडिल ईस्ट नेशंस एंड प्रोजेक्ट एन एंटी इंडियन सेंटीमेंट. इस तरीके से हम इसे डिप्लोमेटिकली एग्जाम और इंटरव्यू में बोल सकते हैं, और ये ट्रू है.
तो पाकिस्तान क्या करता है, एक तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ, दूसरा इस्लामिक लिंकेजेस यूज करके, क्योंकि उसे पता है कि उसके बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड मतलब ये एरिया, यहां पे सारे के सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं, ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी, यमन, ओमान, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत, सारे के सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं. एंड हेंस it tries to project India as a Hindu Rashtra. It tries to project India as a Hindu nation meant only for Hindus and a country where Muslims are not safe. तो यहां पे प्रोपेगेंडा फैला के कि इंडिया जो है मुस्लिम्स के ऊपर एट्रोसिटी कर रहा है. एंड यू नो कि सऊदी अरेबिया, बिकॉज यहां पे मक्का मदीना है, सऊदी अरेबिया इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इस्लामिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. ये माना जाता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक तरीके से लीडर है, क्योंकि यहाँ पे मक्का मदीना है. एंड हेंस सऊदी के सामने इंडिया को एज एंटी मुस्लिम प्रोजेक्ट करके पाकिस्तान ट्राइज टू गेट क्लोजर टू ऑल दीज कंट्रीज ऑलवेज. तो सेम चीज पाकिस्तान ने कोशिश करी ईरान के साथ. ठीक है, नाइनटीन 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, यहां से शुरू होता है एक नया दौर. कैसा दौर? ईरान सऊदी की लड़ाई का, ईरान इजराइल की लड़ाई का. बेसिकली अगर मैप के थ्रू समझे, देन इजराइल इज अ ज्यूइश स्टेट, यहां पे ज्यूज रहते हैं, और ये है यूएस ब्लॉक का पार्ट. शुरू से ये यूएस ब्लॉक का पार्ट है. Saudi Arabia is also a part of US bloc. Plus, Saudi Arabia is a Sunni state and Iran is a Shia state. मैंने बताया कि अयतोल्ला खुमैनी he wants to promote Shia Islam in the region. सबसे पहले शुरू होते हैं क्या? सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स रिलीजन के नाम पे. यह कॉन्फ्लिक्ट होना तो इजराइल और सऊदी के बीच में भी था, लेकिन क्योंकि इजराइल और सऊदी दोनों ही यूएस के एलाइज हैं आज भी, इस वजह से इजराइल और सऊदी के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता. जब भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, यूएस हमेशा बीच में आ जाता है. तो अगर इंटरव्यू में आपसे एग्जामिनर पूछता है कि डिस्पाइट द सेक्टेरियन डिवाइड बिटवीन सऊदी एंड इजराइल देयर इज नो टेंशन बिटवीन देम, व्हाई? तो द कॉमन फैक्टर इज यूएस. लेकिन ईरान के अगेंस्ट यूएस है. अब अगर यूएस ईरान के अगेंस्ट है, मतलब कि इजराइल और सऊदी ऑटोमेटिकली ईरान के अगेंस्ट है, पहली बात. दूसरा, सेक्टेरियन डिवाइड हो गया. तो बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स यहां पे ये ट्राइलेटरल स्ट्रगल चलता है. इजराइल सऊदी वाला इतना प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि यूएस इज द कॉमन फैक्टर हियर, लेकिन सऊदी ईरान वाला और इजराइल ईरान वाला बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर है जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में हमेशा चालू रहता है. It is out of this conflict कि इस रीजन में सिक्योरिटी सिचुएशन हमेशा खराब रहती है. एंड दैट इज व्हाई ईरान ऑलवेज ट्राइज टू इंडल्ज सऊदी इन अ प्रॉक्सी वॉर.
ईरान जो है वो सऊदी को प्रॉक्सी वॉर में इंडल्ज करना चाहता है यूजिंग द हूती रिबल्स, कल बताया था मैंने ये, यूजिंग हूती रिबल्स इन यमन। साथ के साथ इजराइल के अगेंस्ट हेजबुल्ला को खड़ा करके लेबनान में ईरान इजराइल को भी कमजोर करना चाहता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कि इजराइल इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। इजराइल इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। डॉट्स कनेक्ट करते हैं। मतलब कि (1979) में ईरान अलग हुआ, यूएस के अगेंस्ट गया। यूएस के अगेंस्ट गया मतलब सऊदी और इजराइल ऑटोमेटिकली ईरान के अगेंस्ट गए। सेकेंड फैक्टर हो गया सेक्टेरियन डिवाइड। तीसरा फैक्टर हो गया कि इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए, सऊदी नहीं कर पाया, सऊदी ने नहीं करे। ईरान जैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने लगा इन द अर्ली 2000s, ईरान जैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने लगा, यूएस ने इसके ऊपर लगा दिए सैंक्शंस। यूएस ने इसके ऊपर लगा दिए सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है, हमारे को पता है कि डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी है। मतलब कि अगर इंडिया ईरान से कुछ खरीद रहा है या ईरान किसी और के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना को ऑयल बेच रहा है, तो जो भी पेमेंट होगी वो डॉलर टर्म्स में होगी, बिकॉज इट इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी। तो सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि अगर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर, तो इसका मतलब ये होता है कि ईरान जो है वो यूएस का डॉलर यूज नहीं कर सकता। साथ के साथ और भी जो दूसरे तरीके के कंसेशंस होते हैं कि ठीक है, ईरान के बिजनेसमैन जो है यूएस में अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, यूएस जो है ईरानियंस को इजीली वीजा दे देगा, और ये सब अगर इनको भी कम किया जाए तो इसे भी सैंक्शन बोला जाता है। मतलब कि यूएस ने ईरान के ऊपर अर्ली 2000s में सैंक्शंस लगा दिए कि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है दैट पोजेस अ सिक्योरिटी थ्रेट टू द रीजन। मतलब कि यूएस का ये कहना है कि ईरान जो है अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है, ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है, इट विल लीड टू मोर टेंशंस एंड सिक्योरिटी थ्रेट टू द रीजन। बेसिकली यूएस के कहने का मतलब यह है कि क्योंकि सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ओमान उसके एलाइज हैं। कुवैत, सऊदी अरेबिया, इराक और ओमान यूएस के एलाइज हैं। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है तो इन सब देशों की सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, और इनकी सिक्योरिटी को बचाने के लिए, और इसलिए भी कि ईरान ग्रो ना करे क्योंकि उसने 1979 में हमारे अगेंस्ट गलत किया था, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यूएस ने ईरान के ऊपर अर्ली 2000s में सैंक्शंस लगा दिए। फास्ट फॉरवर्ड 2015, बराक ओबामा की सरकार थी। बराक ओबामा की सरकार ने ईरान के साथ नेगोशिएशंस करे। P5+1, 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जर्मनी, इन 6 कंट्रीज ने ईरान के साथ मिलके
नेगोशिएशंस करे, फाइनली साइन हुआ ईरान न्यूक्लियर डील। फाइनली साइन हुआ ईरान न्यूक्लियर डील। मतलब कि इस डील में यह था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन सिविलियन पर्पस के लिए, एनर्जी पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर सकता है। एनर्जी पर्पस के लिए, सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। मतलब कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है, बिजली जनरेट करने के लिए, वो कर सकता है। और पलटे में जो ये वेस्टर्न देश हैं, ये ईरान पे से अपने सैंक्शंस हटा देंगे। मतलब कि डील में ये साइन हुआ कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। सीधी सी बात है, एनर्जी के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह। पलटे में अगर ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम छोड़ता है तो पलटे में जो वेस्टर्न देश हैं, ये P5+1 और बाकी सारी देश, वो ईरान पे से अपने सैंक्शंस हटा देंगे। मतलब कि ईरान जो है वो डॉलर वगैरह यूज कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार। ट्रंप ने यह बोला कि ये जो डील है ये काफी वीक डील है, इसमें हमने ईरान को काफी चीजें अलाउ कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, इसमें यूएस का कोई फायदा नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और ईरान न्यूक्लियर डील रद्द कर दी, कैंसिल कर दी। ईरान न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी और ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगा दिए। आज तक ये मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। यूरोपियन देश जो हैं, ये यूके, फ्रांस और जर्मनी और चाइना, रशिया, ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस ना लगाए जाए। नो सैंक्शंस शुड बी देयर। डील वाज फाइन, डील वाज फेयर, डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहे हैं, एंड हेंस देयर शुड बी नो सैंक्शंस ओवर ईरान। यूरोप, चाइना और रशिया के बिजनेसमैन जो हैं वो ऑलरेडी ईरान में काफी इन्वेस्ट कर चुके थे। जब ये डील साइन हुई, सैंक्शंस हट गए, उन्हें लगा अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, उन्होंने ऑलरेडी ईरान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। जैसे ही ट्रंप आए, उन्होंने फिर से सैंक्शंस लगा दी। तो जो यूरोपियन, चाइनीज और रशियन बिजनेसमैन थे, उनका पैसा यहां पे खराब हो गया, उनका ट्रेड यहां पे फिर से कम हो गया। तो ये एक काफी बड़ा फैक्टर है जिस वजह से यूरोपियन देश, चाइना और रशिया चाहते हैं कि ट्रंप जो है फिर से ईरान न्यूक्लियर डील साइन करे और सैंक्शंस खत्म करें। लेकिन फिर क्या हुआ, दोनों के बीच में टेंशन्स बढ़ते गए, कहासुनी होती गई। इस कहासुनी में क्या हुआ, ये है इराक। 2003 से यूएस इधर है, सद्दाम हुसैन के टाइम से। अब ये ईरान है। मैंने बताया कि 1979 से ईरान एंड यूएस आर लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ईरान को होने लगा सिक्योरिटी थ्रेट, जैसे इंडिया को होता है जब चाइना नेपाल में आता है, पाकिस्तान में आता है, श्रीलंका में आता है, बांग्लादेश में आता है, म्यांमार में आता है। सिमिलरली ईरान को सिक्योरिटी थ्रेट होने लगा कि यूएस तो इराक तक पहुंच गया, एक बॉर्डर ही क्रॉस करना है, ये कभी भी अंदर घुस आएगा। तो ये बात हुई। ईरान ने सोचा कि मेरे को यूएस को अपने नेबरहुड से निकालना है मौका देखते ही, और इधर से यूएस जो है वो यहां पे भी प्रेजेंट है 2001 से। तो ईरान को लगा क्या, ट्विन सिक्योरिटी चैलेंज। ईरान को यहां पे लगने लगा ट्विन सिक्योरिटी चैलेंज। और ऑब्वियसली उस टाइम पे मैंने कल बताया, मिलिट्री असिस्टेंस के चक्कर में पाकिस्तान ऑलरेडी यूएस के अंडर आ चुका था, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी यूएस के अंडर है, कुवैत में ऑलरेडी यूएस प्रेजेंस है, यूएई ऑलरेडी यूएस एलआई है, ओमान ऑलरेडी यूएस एलआई है, इराक में ऑलरेडी यूएस है। मतलब कि पांचों तरफ से एक साथ मिसाइल चलाई जाए तो ईरान मैप पे से हटाया जा सकता है। ये हाल था। साथ के साथ इधर ये जो टर्की है, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे ईरान के, ये तो ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, ये तो ऑलरेडी यूएस एलआई है। मतलब कि सब तरफ से
ईरान जो है वो यूएस से घिर चुका है एनसर्कलमेंट। जैसे चाइना इंडिया का एनसर्कलमेंट कर रहा है, यूएस ऑलरेडी ईरान का एनसर्कलमेंट कर चुका है। तो क्या हुआ कि ईरान ने सोचा मौका देखते ही मेरे को पहले यूएस को यहां से बाहर निकालना है। फिर क्या हुआ, फिर एक इवेंट हुआ, हिस्ट्री में एक इवेंट हुआ, क्या समझते हैं? इवेंट यह हुआ कि यूएस की जो यहां पे प्रेजेंस थी उसका एक बहुत बड़ा कारण था ऑयल। जो यहां पे यूएस की प्रेजेंस बनी उसका एक बहुत बड़ा कारण था ऑयल एंड गैस। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि कुछ साल पहले यूएस ने अपनी ही सेडिमेंट्री रॉक्स में एक नए तरीके का ऑयल एंड गैस निकाला, शेल ऑयल एंड गैस। शेल ऑयल एंड गैस, और वो बहुत मैसिव क्वांटिटीज में यूएस में पाया गया। साथ के साथ यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी भी काफी तेजी से प्रमोट हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया फॉसिल फ्यूल से अवे जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है टोटल एनर्जी में वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यूएस को लगा कि ये जो मैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता हूं मिडिल ईस्ट में हर साल, ये तो बेकार है मेरे लिए। मिडिल ईस्ट का मेरे लिए अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास तो अब अपना खुद का तेल है, मैं इनसे क्यों मंगाऊंगा। यूएस ने क्या करा, लुकिंग एट दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरे को अपना तेल मिल गया है, यूएस स्टार्टेड रिड्यूसिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट। यूएस स्टार्टेड रिड्यूसिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट। तो ईरान को यहां पे थोड़ा सा एक स्पेस मिला, एक ब्रीदर मिला कि यूएस अपनी प्रेजेंस यहां पे कम कर रहा है। साथ के साथ ध्यान से समझिएगा, क्या पहला पॉइंट क्या कि यूएस जो है, क्योंकि शेल ऑयल और गैस आ गया, तो यूएस अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इधर कम कर रहा है। साथ के साथ अफगानिस्तान में यूएस ऑलरेडी हार चुका है, क्योंकि उसे तालिबान के साथ नेगोशिएशन करना पड़ रहा है। इसका मतलब यूएस अफगानिस्तान में वीक पड़ चुका है। ईरान ने क्या करा, बड़ा स्मार्टली उसने देखा सऊदी अरेबिया काफी बड़ा देश है, उसने सऊदी अरेबिया को हुतीज के थ्रू यमन में उलझा दिया, कमजोर करने को, कि इनका बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मैं इधर खर्च कराता हूं यमन में। ईरान वाज गेटिंग सक्सेसफुल, हुतीज को स्पॉन्सर करा, इधर जो है हुतीज को स्पॉन्सर करा, सऊदी अरेबिया इधर एंगेज हो गया। अफगानिस्तान में यूएस ऑलरेडी हार चुका है, कुवैत, इराक, यूएई वगैरह में यूएस अपनी प्रेजेंस कम कर रहा है। फाइनली मौका देखते ईरान ने क्या करा, इराक में जो एम्बेसी है यूएस की उसके ऊपर अटैक कर दिया। यूएस के कुछ मिलिट्री बेसिस थे इराक में, उसके ऊपर अटैक कर दिया। टेंशंस वर एट देयर पीक, ऐसा लगा वर्ल्ड वॉर 3 तो होके ही रहेगा, क्योंकि उधर यूएस और चाइना के भी टेंशन चल रहे थे। ये बात है दिसंबर जनवरी की, जस्ट अराउंड जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था। तो अगर एकदम लेटेस्ट सिनारियो यहां पे देखें, वर्ल्ड वॉर 3 से जस्ट बचे, पलटे में यूएस ने ईरान का कमांडर मार दिया बगदाद में। इराक में ईरान का एक कमांडर लैंड हुआ, जैसे इराक में वो लैंड हुआ, ईरानियन कमांडर था, इराक गया। इराक में ऑलरेडी यूएस का मिलिट्री बेस है, यूएस ने कहा तो खुद चल के आ रहा है। ईरानियन कमांडर जो है वो इराक की सरकार से मिलने गए थे, नेबर्स जाते हैं आपस में एक दूसरे के देश। इराक पहुंचे, उनके ऊपर ड्रोन अटैक करा दिया। तो यहां पे इनके बीच में टेंशंस और ज्यादा बढ़ गए। ये पूरा किस्सा आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको बस इस तरीके से लिखना है दैट द ऑफेंसिव बिटवीन ईरान एंड यूएस इन द मिडिल ईस्ट रीजन culminating in the death of the Iranian commander Soleimani. Iranian commander Soleimani was killed here.
In this drone attack, Iranian commander Soleimani was killed here. इनका नाम आप लिख सकते हो. Culminating in the death of Soleimani and Iranian commander. इस वजह से आज की तारीख में as of 9th of June 2020 ईरान और यूएस के बीच में टेंशन जो हैं दे आर एट देयर पीक. यहां पे इस रीजन में जो भी अटैक्स काउंटर अटैक्स हुए उसमें सऊदी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि सऊदी ऑलरेडी इधर यमन में इन्वॉल्व था. ये सब समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो GS2 का पार्ट है, साथ के साथ हमारे को कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट को अप्रोच करेगा रिलेशंस के लिए. तो पहले हमारे को पूरा आज की तारीख तक अपडेट होना पड़ेगा कि वहां पे है क्या, और फिर टाइम टू टाइम हमारी पॉलिसीज क्या रही हैं और किस तरीके से वो चेंज हुई है. नाउ over here, one point to be noted here is oil diplomacy. One point to be noted here is oil diplomacy. ऑयल डिप्लोमेसी का मतलब है, मैंने आपको यह बताया दैट ईरान wants to sell more oil as compared to Saudi Arabia, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर ईरान के पास आए और ईरान स्ट्रॉन्ग देश बने. ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया को ये समझ आता है, सऊदी अरेबिया को ये समझ आता है. ठीक है, अभी क्या हुआ ध्यान से समझते हैं. लेट अस से ऑयल प्रोड्यूस करने की एक कैपेसिटी है, लेट अस से ऑयल प्रोड्यूस करने की एक कैपेसिटी है कि जो सऊदी है वो प्रोड्यूस कर रहा है 100 लीटर ऑफ ऑयल पर डे और ईरान जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 80 लीटर ऑफ ऑयल पर डे. लेट अस सपोज हमारे को पता है कि कोरोना की वजह से एंड ग्लोबल स्लोडाउन जो चल रहा है, कोरोना प्लस ग्लोबल स्लोडाउन जो चल रहा है, इन दो फैक्टर्स की वजह से ऑयल की डिमांड ऑलरेडी कम है. ऑयल की डिमांड जो है ऑलरेडी कम है, ऑयल डिमांड ऑलरेडी कम है एंड इस वजह से ऑयल के प्राइसेस क्रैश कर रहे हैं. हमारे को पता है ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो क्रैश कर रहे हैं. ओपेक कंट्रीज ने बोला, जिनको नहीं पता ओपेक वो होमवर्क में पढ़ेंगे. ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ये ग्रुप है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का, कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं ये उनका ग्रुप है. तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कि रशिया इसका पार्ट है या नहीं है. ध्यान से देखेंगे कि रशिया इसका पार्ट है या नहीं है. तो क्या हुआ कि ये सिनारियो है, बैकड्रॉप क्या बना कि ऑयल की डिमांड कम हो रही है क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन है और ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो क्रैश हो रहे हैं. ऑयल के प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है सप्लाई इज मोर देन डिमांड. अगर मैंने ये बोला है कि डिमांड कम है तो सीधी सी बात है सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है, यही इकोनॉमी बैठती है तभी प्राइस क्रैश होगा.
ठीक है, तो अभी इधर क्या हुआ, ओपेक की मीटिंग हुई, वहां पे ये बात चल रही थी कि ऑयल की जो प्रोडक्शन है, ऑयल की प्रोडक्शन कट की जाए, ऑयल की प्रोडक्शन कट की जाए, जिससे कि सप्लाई और डिमांड बराबर हो सके। अभी सप्लाई ज्यादा है, तो प्रोडक्शन अगर कट करेंगे तो ऑयल की सप्लाई कम होगी, डिमांड के बराबर आएगी, इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और ऑयल का प्राइस थोड़ा सा सुधर सकता है, ऑयल का प्राइस थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। ये बात हुई, तो सब कंट्रीज ने कहा इकोनॉमी तो इसके पीछे की सही है, मतलब ये लॉजिक तो सही बैठ रहा है कि ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं और डिमांड के बराबर ले आते हैं। सऊदी ने मना कर दिया, सऊदी ने बोला मैं अपनी 100 लीटर से कम नहीं करूंगा प्रोडक्शन। देशों ने पूछा क्यों, सऊदी कहता है कि अगर मैंने 100 लीटर से कम करा तो मेरा जो मार्केट शेयर है वो ईरान से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा कि मैं ईरान से कम तेल बनाता हूं, विच विल इम्पैक्ट माई सेल इन फ्यूचर। मतलब कि अगर आज मैं कहूं कि एप्पल का फोन सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है दुनिया में, और कल को मार्केट में ऐसी हवा फैल जाए कि एप्पल ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए क्योंकि उसके फोन नहीं बिक रहे, तो अगली बार आप एप्पल का फोन खरीदने से पहले सोचोगे कि ऐसी क्या दिक्कत थी जो एप्पल ने अपने प्लांट्स बंद कर दिए, कि सैमसंग ने नहीं करे और एप्पल ने बंद कर दिए। इसका मतलब सैमसंग जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, कंपनी है। तो ये लॉजिक देते हुए कि मैं अपना मार्केट शेयर कम नहीं करूंगा, सऊदी ने मना कर दिया कि मैं अपने ऑयल की प्रोडक्शन कट नहीं करूंगा। और रीजन हमारे को पता है कि जो सऊदी और ईरान के बीच में ऑयल डिप्लोमेसी है, जो ऑयल को लेके कोल्ड वॉर है कि कौन ज्यादा तेल बेचेगा, उस वजह से सऊदी ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कम करने से मना कर दिया। नो कट इन प्रोडक्शन। तो क्या हुआ, इन इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करने के लिए, बिकॉज ऑयल इज एट इट्स लोएस्ट, ऑयल जो है अपने लोएस्ट पे चल रहा है आजकल, इसका मतलब सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सब की इनकम जो है वो काफी ज्यादा कम हुई भी है। तो यहां पे क्या हुआ कि सऊदी ने पहली बार सऊदी ने पहली बार जो इनका टैक्स रेट है उसको 3 टाइम्स इंक्रीज करा। पहले इनका टैक्स रेट था 5%, अब इनका टैक्स रेट है 15%। इनके यहाँ एक ही टैक्स है जिसे वैट कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। पहले 5% था, अब ये 15% है। दिस शोज वीकनिंग ऑफ द सऊदी इकोनॉमी, दिस शोज द वीकनिंग ऑफ सऊदी इकोनॉमी। साथ के साथ सऊदी अरेबिया ने अनाउंस करा कि जो यमन में हमारी वॉर चल रही थी, दिस इज ऑन होल्ड, कि जो यमन में हमारी वॉर चल रही थी, दिस इज ऑन होल्ड। क्लियर कट सिग्नल कि हमारे पास पैसा नहीं है इस देश में और लड़ने के लिए, मतलब कि डिक्लाइन ऑफ सऊदी अरेबिया इन द रीजन। Decline of Saudi Arabian connection. तो प्रॉब्लम्स हमने क्या क्या देखी, एक तो यूएस बाहर जा रहा है,
इनको इकोनॉमी की दिक्कत है, इनकी इकोनॉमी एकदम अभी काफी ज्यादा सिवियर स्लो डाउन में है। ऑल्सो ऑयल का इशू, सेक्टेरियन डिवाइड्स, आपस में कोल्ड वॉर्स, ईरान का राइज, सऊदी का डिक्लाइन, यमन वॉर, टेररिज्म से घिरे हुए, ये डायनामिक्स है मिडिल ईस्ट में अभी। साथ के साथ एक नया डायनामिक्स और निकल के आया है, और वो नया डायनामिक्स ये है कि जो मिडिल ईस्ट की सरकारें हैं, हमारे को ये पता है कि मिडिल ईस्ट रीजन जो है ये सबसे ज्यादा इंडियन डियास्पोरा होल्ड करता है। जो इंडियन डियास्पोरा है, जो इंडिया की लेबर काम करने जाती है, वो सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट जाती है। ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब देशों ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब जो यहां पे जॉब्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले नेशनल्स को दिए जाएंगे। मतलब कि यहां की नौकरियां सबसे पहले सिटीजन्स को दी जाएंगी कि सऊदी में सऊदी के लोगों के लिए जॉब प्रोड्यूस करो, कुवैत में कुवैत के लोगों के लिए, ओमान में ओमान के लोगों के लिए, यूएई में यूएई के लोगों के लिए। मतलब कि जो बाहर से आने वाली लेबर है, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आने वाली जो लेबर है, उनको यहां पे नौकरियों की प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ऐसा यहां पे बोला गया। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इजराइल। ईरान ने कोशिश करी, उसके पास नहीं बन पाया यूएस के प्रेशर की वजह से, और सऊदी के पास नहीं है। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब चलते हैं पास्ट में दोबारा से। क्या कि पाकिस्तान यूएस एलाय था, मैंने बताया यूएस ब्लॉक में था, सऊदी अरेबिया यूएस ब्लॉक में था, यूएई, कुवैत, इराक, ओमान, ये सारे के सारे देश यूएस ब्लॉक में थे। तो मतलब कि सबसे पहले इन्हें जोड़ रहा था इस्लाम, उसके बाद इन्हें जोड़ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स। इधर यूएस ने इन सबको बांध के रखा हुआ था। तो इन सब देशों ने एक पॉलिसी फॉलो करनी स्टार्ट करी, जिसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ हाइफनेशन। पॉलिसी ऑफ हाइफनेशन।
हाइफनेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया अच्छे संबंध नहीं मेंटेन कर रहे, if Pakistan and India are not maintaining cordial relations, then these countries will also not maintain close relations with India. अगर पाकिस्तान का रिलेशन नहीं है इंडिया के साथ, तो इन देशों का भी इंडिया के साथ रिलेशन नहीं होगा। अगर पाकिस्तान का रिलेशन क्लोज है इंडिया के साथ, सब सही है, तो इनका भी रिलेशन हमारे साथ अच्छा होगा। Their relation with India was dependent upon India-Pakistan dynamics because of two factors, Islam and US. साथ के साथ पाकिस्तान gave them an assurance. पाकिस्तान ने इन मिडिल ईस्ट के देशों को अश्योरेंस दी। क्या एश्योरेंस? मैंने आपको बताया कि पहली बात, ये मिलिटरीली इतने एडवांस्ड नहीं है एक्सेप्ट इजराइल। सिर्फ इजराइल ऐसा देश है जो मिलिटरीली इतना एडवांस्ड है। ऑल्सो यहां पे आतंकवाद काफी ज्यादा है और यहां पे सिक्योरिटी के कंसर्न्स काफी ज्यादा रहते हैं। सो यहां पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने इन्हें एश्योरेंस देना शुरू करा कि कल को अगर यूएस आपको छोड़ के जाता है तो आई विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। मैं आपको सिक्योरिटी देनी शुरू करूंगा अगर यूएस आपको छोड़ के जाता है तो यहां पे तीसरा फैक्टर और निकल के आया, क्या? सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, कि अगर यूएस आपको छोड़ के जाता है तो मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। इन सब देशों को लगा हाँ ये बात तो सही है, पाकिस्तान यूएस के ब्लॉक में रह के काफी एडवांस हो गया है, सो पाकिस्तान हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा इन्हें लगने लगा। इस वजह से दे स्टार्टेड फॉलोइंग दिस पॉलिसी ऑफ हाइफनेशन विद इंडिया। In the early 2000s, after 1999 Kargil conflict, in the early 2000s, इन देशों ने इंडिया के साथ रिलेशंस में फॉलो करा डीहाइफनेशन। They started following dehyphenation. कारण क्या है अभी बताता हूं, रीजन क्या है अभी बताता हूं। डीहाइफनेशन का मतलब होता है कि ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, they will follow independent relations with both of them. Independent relations. They will follow independent relations with both of them. कारण क्या है अभी बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझिए कि शुरू से इन्होंने फॉलो करी पॉलिसी ऑफ हाइफनेशन तीन कारणों से: सिक्योरिटी क्लोजनेस विद पाकिस्तान, यूएस एंगल, इस्लामिक एंगल। लेकिन उसके बाद अर्ली 2000s में आफ्टर द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999 दे स्टार्टेड फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डीहाइफनेशन। 1999 के बाद क्या हुआ, बेसिकली इन देशों का इंडिया को लेकर परसेप्शन चेंज हुआ। इंडिया वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड
इंडिया का जीडीपी काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, पाकिस्तान का ग्रो नहीं कर रहा था। इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा था, पाकिस्तान ने नहीं करा था। तो उनको यह दिखा कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन काफी अच्छे से हो सकता है। साथ के साथ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान एक्सपोज हो गया इस तरीके से कि पाकिस्तान हमेशा बोलता था कि इंडिया खराब देश है, वो मुसलमानों के अगेंस्ट है, लेकिन बाद में जब इंडिया ने कारगिल के प्रूफ दिए तो निकल के आया कि एक्चुअल में पाकिस्तान था जिसने कारगिल का युद्ध शुरू करा था, कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू करा था। तो दुनिया को विश्वास होने लगा कि हाँ, पाकिस्तान खराब देश है। जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान हारा तो लोगों को पता चला एक्चुअल में पाकिस्तान है क्या, एंड हेंस दे स्टार्टेड मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान वॉर ऑन टेरर हुआ तो सबको यह पता लगने लगा कि एक्चुअल में अल कायदा, तालिबान और ये सब जो है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इंडिया में और बाकी जगह पे जो टेररिज्म फैल रहा है वो भी पाकिस्तान फैला रहा है, एंड हेंस पाकिस्तान से इन्होंने दूरी बनानी शुरू करी। साथ के साथ इन्हें यह भी समझ आ गया था कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, एंड हेंस उन्हें यह दिखा कि इंडिया एक्चुअल में रियल पावर है, इंडिया एक्चुअल में स्ट्रांग पावर है जो हमारे को आगे जाके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, एंड हेंस वी शुड स्टार्ट डेवलपिंग, एस्टैब्लिशिंग क्लोजर रिलेशंस विद इंडिया। इस वजह से 1999 के बाद जो परसेप्शन चेंज आया, ये लैंडमार्क इवेंट आपको लिखना है कि कारगिल का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कारगिल का सिग्निफिकेंस क्या है तो उसमें आप ये पॉइंट लिखोगे कि कारगिल में हम जीते वो बात अलग है, वो तो जीतना ही था, लेकिन इसके बाद जो मिडल ईस्ट में परसेप्शन का चेंज आया और हम मिडल ईस्ट के क्लोज गए, डिप्लोमेटिकली सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए वो था। तो कारगिल के युद्ध के बाद इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट के काफी ज्यादा क्लोज आया। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया जो है वो ईरान से 1979 के बाद से क्लोज आने लगा, ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से, और जो बचा हुआ रीजन है इनसे हम क्लोज आए हैं एक्चुअल में कारगिल युद्ध के बाद। तो ईरान के साथ जो हमारे रिलेशंस क्लोज हुए वो 1979 के बाद हुए, और मिडिल ईस्ट के साथ जो हमारे रिलेशंस क्लोज हुए वो 1999 के बाद से क्लोज होने शुरू हुए जब उन्होंने डी हाइफनेशन की पॉलिसी स्टार्ट करी।
ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक कानून पास करा 2017 में जिसका नाम है कार्टर एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट 2017। इस एक्ट में 3 कंट्रीज का नाम लिया गया, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। इन 3 देशों का नाम लिया गया। यहां पे बोला गया कि इन 3 देशों से जो भी सिग्निफिकेंटली डील करेगा, इन 3 देशों से जो भी सिग्निफिकेंटली डील करेगा, उसके ऊपर भी यूएस सैंक्शंस लगाएगा, उसके ऊपर भी यूएस सैंक्शंस लगाएगा। कार्ट्स एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक है, नाउ हमने पूरा सिनारियो देख लिया। हिस्टोरिक भी और कंटेम्पररी भी। कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा था और क्या चल रहा है, क्या डायनेमिक्स थे, क्या डायनेमिक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। Please stop sending emojis right away. It's distracting me. Prakhar, Preeti and Prashant. Not even a single emoji I want now. Please note it. इंडिया ईरान,
Iran is strategically located in geography. Sharing boundary with Pakistan, Afghanistan, Caspian Sea, and Persian Gulf. यहां पे ये जो जगह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इट लाइज बिटवीन 3 कंट्रीज, ईरान, ओमान, यूएई। इन 3 कंट्रीज के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रहता है। एंड यह है कुवैत, यह है इराक, ईरान, सऊदी, बहरीन, कतार, यूएई। सात देश। इन 7 देशों का जो ऑयल है, जो इंडिया आता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके आता है। इन 7 देशों का जो तेल है, जो इंडिया आ रहा है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके आ रहा है। मतलब कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज काफी ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि ये ईरान के नीचे लाया करता है, टू एंश्योर आवर एनर्जी सिक्योरिटी फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, टू एंश्योर आवर एनर्जी सिक्योरिटी फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, इंडिया नीड्स टू डेवलप क्लोजर रिलेशंस विद ईरान। पॉइंट नंबर 1 कि ईरान की ज्योग्राफी की वजह से हमारे को उसका रिलेशंस मेंटेन करना जरूरी है। सबसे पहला कारण है उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। कि मिडल ईस्ट के 7 देशों का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलता है। कैस्पियन सी कनेक्ट करता है हमारे को सेंट्रल एशिया से। कि अगर ईरान के थ्रू यहां से हम निकले, ईरान गए, ईरान से कैस्पियन सी से सीधा सेंट्रल एशिया। ईरान से तुर्कमेनिस्तान या फिर कजाकिस्तान या फिर अजरबैजान या फिर रशिया, कहीं भी जाना हो। मतलब कि समझो, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। इंडिया से निकले, ईरान गए चाबहार, चाबहार से जाहेदान, जाहेदान से जरान, जरान से डिलराम।
और यहां से होके सेंट्रल एशिया, यहां से होके सेंट्रल एशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। मान लो इधर आ गई तालिबान की सरकार और उनसे हमारे रिलेशंस ठीक नहीं बैठे, तो अगर हमारे को, हमने ईरान के फॉर्म में ढूंढा पाकिस्तान का ऑल्टरनेट, हमने ईरान के फॉर्म में ढूंढा पाकिस्तान का ऑल्टरनेट, कि पाकिस्तान अगर हमारे को ईरान अफगानिस्तान नहीं जाने दे रहा, पाकिस्तान अगर हमारे को अफगानिस्तान नहीं जाने दे रहा, तो हम ईरान के थ्रू अफगानिस्तान जाएंगे और फिर वहां से सेंट्रल एशिया। अगर अफगानिस्तान भी हमारे को नहीं रास्ता देता, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है कैस्पियन सी का, कि ईरान से कैस्पियन सी होके तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, और रशिया से ऊपर फिर कजाकिस्तान जा सकते हैं दोबारा। मतलब कि कल को अगर तालिबान की वजह से हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस खराब होते हैं, तो हम फिर भी सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड ईरान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। वी कैन बाईपास अफगानिस्तान इन दैट केस। अगर आपसे वे फॉरवर्ड के फॉर्म में पूछा जाता है मेंस में, इंटरव्यू में, तो आप ये पॉइंट लिखेंगे कि ईरान इसलिए जरूरी है हमारे लिए, या फिर ये 2-3 आंसर्स में पॉइंट यूज हो सकता है। साथ के साथ एक चीज और, कि कैस्पियन सी क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई कैस्पियन सी इज इंपॉर्टेंट। अभी क्या हो रहा है, इंडिया और रशिया के बीच का जो रूट है वो ये है। एक इधर से ऐसे और एक रूट है इधर से ऐसे। एक रूट है इधर से ऐसे, स्विस कैनाल से। ये 3 रूट्स हैं जिनके थ्रू हम रशिया पहुंच सकते हैं। I'll be right back in a minute. तो 3 रास्ते हैं इंडिया से रशिया पहुंचने के। एक स्विस कैनाल से, एक अफ्रीका की साइड से घूम के, और एक मलक्का स्ट्रेट से इधर यहां से निकल के। लेकिन अगर हम ये लाल वाला रास्ता देखें, ईरान से होकर कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से होकर रशिया, सबसे छोटा रास्ता है, और यहीं पे ही इंडिया एस्टैब्लिश कर रहा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। मतलब कि ये जो 3 रास्ते हैं, इनका ऑल्टरनेटिव अगर हमारे को ढूंढना है, छोटा रास्ता रशिया से कनेक्ट होने के लिए, तो कैस्पियन सी हमारे लिए जरूरी है, और कैस्पियन सी तक हम पहुंच सकते हैं ईरान के थ्रू।
मतलब कि कैस्पियन सी हमारे लिए रशिया तक पहुंचने के लिए जरूरी है। साथ के साथ जो मिडल ईस्ट के सेंट्रल एशिया के जो नेशंस हैं, अगर कल को अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आती है और उस तालिबान की सरकार ने हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया में जाने के लिए रोका, तो कैस्पियन सी के थ्रू हम सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं। तो इस कारण से ईरान हमारे लिए बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी बेस्ड हम बात कर रहे हैं कि कैस्पियन सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। साथ के साथ क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी इधर से पास करती है, हम चाहते हैं कि ये रीजन जो है ये सेफ और सिक्योर रहे, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि मान लीजिए कल को युद्ध बड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो गया, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बड़ी हो गई तो हो सकता है कि कोई देश ये रास्ता ब्लॉक कर दे। छोटा सा रास्ता ही है, ब्लॉक हो सकता है आसानी से। अगर ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया तो इंडिया में जो एनर्जी आ रही है, तेल आ रहा है, गैस आ रहा है, वो यहाँ पे सारा का सारा रोका जा सकता है, वो यहाँ पे सारा का सारा रुक सकता है। अगर हमारे ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो कल को अगर इधर कोई टेंशन होती भी और ईरान उसमें इन्वॉल्व है, तो हम वो अच्छे रिलेशंस के थ्रू कोशिश कर सकते हैं कि ईरान पर्शियन गल्फ में ब्लॉकेड ना करे कोई। अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पर्शियन गल्फ को फ्री रखने के लिए ईरान के साथ रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि रेड वाली लाइन देखिए, सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है इधर सऊदी और ईरान की है पर्शियन गल्फ में। तो मतलब ईरान के साथ संबंध जरूरी है अगर पर्शियन गल्फ में हमारे को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन करनी है। तो अगर इधर हमारे को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन करनी है तो ईरान के साथ रिलेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान के साथ रिलेशंस काफी ज्यादा जरूरी है। सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कमिंग टू पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक डेप्थ, पाकिस्तान की दूसरी डिप्लोमेसी थी इस्लामिक डिप्लोमेसी। कारगिल के बाद पाकिस्तान से सब थोड़ा दूर हो गए, और इस वजह से इंडिया को लगा कि ये राइट मौका है, लेट अस एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशंस विद ईरान सो दैट पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके। To counter Pakistan, Iran is important.
चाबहार पोर्ट हमारे को ऑलरेडी पता ही है, मैंने कल बताया था कि चाबहार पोर्ट की वजह से ईरान इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। साथ के साथ पर्शियन गल्फ में यहां पे ईरान का एक गैस फील्ड है जिसका नाम है फरजाड बी गैस फील्ड। फरजाड बी गैस फील्ड, इसको डिस्कवर करा था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने। इसको डिस्कवर करा था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने। एंड इंडिया इज होपिंग कि ये फरजाड गैस फील्ड में से जो एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस है वो ओएनजीसी को मिल जाए। मतलब कि हम ईरान के साथ गैस कोलैबोरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इन द फरजाड बी गैस फील्ड। ये नाम लिखना आपको मेंस और इंटरव्यू में। फरजाड बी गैस फील्ड में हम ईरान के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने देखा ज्योग्राफी बेस्ड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन ईरान। Apart from this, इंडिया का जो लार्ज अमाउंट ऑफ डियाजब हो रहा है दैट इज देयर इन ईरान। इंडिया का लार्ज अमाउंट ऑफ डियाजब हो रहा दैट इज देयर इन ईरान। ऑल्सो इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ इरानियन ऑयल। इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ इरानियन ऑयल। इरानियन ऑयल का इंडिया जो है काफी बड़ा इंपोर्टर है। जब यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, मतलब कि ईरान जो है वो डॉलर यूज नहीं कर पा रहा था, उस टाइम पे ईरान एक्सेप्टेड द पेमेंट फ्रॉम इंडिया इन इंडियन रूपी टर्म्स। दिस शोज द क्लोजनेस ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान। जब यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं हो रही थी तो इंडिया ने इंडियन रूपी में पेमेंट करी ईरान को।
साथ के साथ ईरान is a major player in Afghan dialogue, and using Iran, we can promote trilateral cooperation with Afghanistan to counter the balance of Pakistan. ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया की ट्राइलेटरल कोऑपरेशन प्रमोट करके we can counter the influence of Pakistan in Afghanistan because it shares a long border with Afghanistan. Traditionally, Afghanistan and Iran are very close to each other. Traditionally, Afghanistan and Iran are very close to each other in a way अफगानिस्तान है, अगर इसको पोर्ट एक्सेस चाहिए, अगर इसको पोर्ट एक्सेस चाहिए तो या तो ये पाकिस्तान से लेगा पोर्ट एक्सेस, कराची, ग्वादर एटसेट्रा, या ईरान से लेगा. आतंकवाद के मुद्दे को लेके अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं. पाकिस्तान अफगानिस्तान को टॉर्चर करने के लिए, दबाने के लिए कई बार पोर्ट एक्सेस रोक देता है. पाकिस्तान इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर ऑफ अफगानिस्तान. And hence, because of the long coastline of Iran, और ईरान अपना पोर्ट एक्सेस दे देता है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान and Iran are very close to each other. And hence, trilateral cooperation between India, Afghanistan and Iran is very much possible and can be very much fruitful, and it can help us to counter the balance of Pakistan in Afghanistan and Iran both. Iran, because it is close to Central Asia, it is an observer state. It is an observer state in Shanghai Cooperation Organization. इसका इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर्स हैं. ऐसा बोला जाता है कि अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अब एक्सपैंड किया जाएगा, अगर अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड किया जाएगा तो उसमें ईरान को फुल फ्लेजेड मेंबरशिप दी जाएगी. तो पोटेंशियल मेंबर है ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एंड हेंस इंडिया शुड हैव क्लोज रिलेशंस विद ईरान टू कोऑपरेट विद इट मल्टीलेटरली एट द रीजनल सिक्योरिटी फोरम, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. हमारे को पता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड टू मेंटेन सिक्योरिटी इन द सेंट्रल एशियन रीजन. सेंट्रल एशियन रीजन में सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था चाइना के कहने पे. और अब अगर ईरान उसका मेंबर बन जाता है आने वाले टाइम में, तो ये हमारे को दिखाएगा कि ईरान, जस्ट लाइक इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना, इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर to maintain security in the Central Asian region, and hence we should develop close relations with Iran so that our outreach, our connectivity with Central Asia can be improved.
मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल की नहीं बनती, ईरान सऊदी अरेबिया की नहीं बनती, और उधर वेस्ट में ईरान की यूएस से नहीं बनती। बट इंडिया मेंटेन्स close relations with Iran. India maintains close relations with Israel. India maintains close relations with Saudi Arabia. And India maintains very close relations with the United States. Because India is a follower of non-alignment. It means India believes in active engagement with all the countries. India believes in active engagement with all the countries in national interest. In national interest, active engagement with all the countries. And that is how India maintains close relations with all of them. और इंडिया ने ये पहले ही बोला हुआ है that India will never follow the policy of hyphenation. India will never follow the policy of hyphenation. मतलब कि अगर सऊदी के साथ रिलेशंस अच्छे हैं ईरान के तो ही हमारे अच्छे होंगे, या इजराइल ईरान के रिलेशंस अच्छे हैं तो ही अच्छे होंगे, या यूएस ईरान के रिलेशंस अच्छे हैं तो ही अच्छे होंगे ना. We follow dehyphenated foreign policy. We are neither inclined towards Saudi, nor Israel, nor Iran, nor US. जहां national interest वहां हम. As simple as it can get. And same thing you have to mention in the mains exam as well as interview कि चाहे मिडिल ईस्ट में कितने भी फॉल्ट लाइन्स हो, इंडिया फॉलोज नॉन अलाइनमेंट एंड इंडिया फॉलोज एक्टिव एंगेजमेंट इन नेशनल इंटरेस्ट विद ऑल द कंट्रीज. साथ के साथ when Jawaharlal Nehru was explaining non-alignment, he said that non-alignment is a potential bridge between the warring countries, between the opposing countries, and hence कल को अगर यूएस की प्रेजेंस इधर कम होती है और इनके बीच में गैप बढ़ता है तो इंडिया, क्योंकि सऊदी, ईरान, इजराइल तीनों के क्लोज है, इंडिया कैन एक्ट एज अ ब्रिज between these three countries to reduce tensions in the region. This is the significance of India. कि हम जो है पूरे रीजन में ब्रिज की तरह एक्ट करके, बिकॉज वी फॉलो नॉन अलाइनमेंट, वी कैन कोलैबोरेट विद ऑल थ्री ऑफ देम एंड डिफ्यूज टेंशंस इन द रीजन. साथ के साथ Iran and Russia are close to each other. Iran and Russia are close to each other. Now, एक बहुत नया फिनोमिना निकल के आया आजकल, जिसे क्या कहा जाता है, रीइन्वेंशन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म. Reinvention of multilateralism in the 21st century. Reinvention of multilateralism in the 21st century. मतलब कि हमारे को जो मल्टीलेटरलिज्म है वो रीइन्वेंट करना पड़ेगा टू प्रमोट आवर एंगेजमेंट. मतलब कि अगर हम ईरान के क्लोज हैं और इंडिया पाकिस्तान में हमने देखा दैट रशिया इज आवर ट्रेडिशनल पार्टनर, तो क्यों ना एक ग्रुप बना दिया जाए, इंडिया, रशिया एंड ईरान, टू प्रमोट, टू फॉस्टर greater degree of multilateralism. And also Russia is our partner in Shanghai also, Iran is an observer in Shanghai. तो क्यों ना ये कोलैबोरेशन प्रमोट करने के लिए एक मल्टीलेटरलिज्म फिनोमेना प्रमोट किया जाए. साथ के साथ अजरबैजान को भी ले सकते हैं यहाँ पे टू फर्दर प्रमोट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. तो इस तरीके से यू कैन प्रपोज दैट द वे फॉरवर्ड मे बी ग्रेटर मल्टीलेटरल एंगेजमेंट इन द मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन रीजन. ग्रेटर मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, इस तरीके से वी कैन प्रपोज अ वे फॉरवर्ड.
अपार्ट फ्रॉम दैट ईरान के साथ हमारा काफी ज्यादा ट्रेड भी होता है रिलेटेड टू पर्टिकुलरली बासमती राइस एंड ऑल. Also, one point to be noted here is मीडिया में ऐसा बहुत फैलाया जाता है और ऐसे इधर उधर भी काफी बोला जाता है कि यूएस के कहने पे इंडिया ने ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट्स कम कर दिए, खत्म कर दिए. वो बात गलत है. आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना. यूएस के कहने पे हमने कुछ नहीं करा है. अगर हम किसी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. जहां से हमारे को सस्ता तेल मिलेगा, जहां से हमारे को बेटर सर्विसेज मिलेंगी, हम वहीं से ही तेल खरीदेंगे. यूएस के प्रेशर में आके हमने तेल खरीदना बंद कर दिया ईरान से इज अ टोटली फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है. इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप एंड इंडिया मेंटेन्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. तो यूएस के कहने पे तो हम ऑयल इंपोर्ट कभी बंद नहीं करने वाले. इस तरीके से इस पॉइंट को आपको एग्जाम में प्रोजेक्ट करना है दैट ये जो ऑयल इंपोर्ट की बात है गलत है. अगर हम इंपोर्ट कम कर भी रहे हैं तो दैट इज प्योरली आउट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बिकॉज वी में बी गेटिंग जो है तेल दूसरी जगह से उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है या दूसरी जगह से सस्ते रेट पे मिल रहा है. ये सब यूएस के कहने पे तेल का इंपोर्ट कम कर दिया, वो गलत स्टेटमेंट है. द मेजर इरिटेंट्स इन टाइज आर. अगर ईरान के साथ हम बात करें कि हमारे मेजर इरिटेंट्स इन टाइज क्या हैं, देन ईरान ने कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करी है एट इंटरनेशनल फोरम्स. कई बार कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करी है एट इंटरनेशनल फोरम्स विच इज इनकरेक्ट. पहली बात, अगर हम बात करें 370 और इन सब की, तो वो इंडिया का इंटरनल मसला है. और अगर कश्मीर एज अ डिस्प्यूट विद पाकिस्तान की बात करें, देन इट इज अ बायलैटरल मैटर टू बी रिजॉल्व बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ईरान का कहीं से कहीं तक कश्मीर के ऊपर कोई लोकस स्टैंड है ही नहीं. They have no locus standi over Kashmir, and hence it is wrong on the part of Iran to raise the Kashmir matter. कई बार ईरान ने इंडिया में मुस्लिम्स के कंडीशन पे भी सवाल उठाया, which is again incorrect, because that is totally an internal matter of India. Iran has no locus standi to intervene in the internal affairs of India. More or less, our relation with Iran is extremely important. Our relation with Iran is extremely strategic, given its location in the Persian Gulf, and given that it shares boundary with large number of countries and water bodies. It is in this context that India-Iran relation is extremely important. अगर हम आईआर की कोई बुक पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोई बुक पढ़ते हैं, देन उनमें क्या होता है कि ईरान के साथ हमारी हिस्ट्री दी हुई है, पूरी हिस्ट्री ईयर बाय ईयर. दैट इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यूपीएससी उस तरीके के सवाल नहीं पूछता. हो सकता है कि अगर पॉलिटिकल साइंस में बीए एमए कर रहे हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस में एमफिल कर रहे हैं तो ठीक है वो, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान के ईयर बाय ईयर हिस्ट्री जानना कि 1982 में ये अग्रीमेंट साइन हुआ, 83 में ट्रेड कमीशन बना, ये सब काफी सारे फैक्ट्स हैं विच आर टोटली इररिलेवेंट. ना तो मेंस में पूछ रहेंगे ना इंटरव्यू में.
क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो गया है 2014 के बाद से, तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने पूरा इंडिया ईरान रिलेशन समझा। ऑल्सो कई बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके ऊपर। इस क्लास के बाद अब इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ईरान के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देखने स्टार्ट करेंगे। इंडिया यूएन के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ग्लोबल टेररिज्म के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है GS2 में, वो देखने शुरू कर सकते हैं। अब आप वो आपको समझ आने लगेंगे, उनका आंसर जो है आप लिख पाएंगे। ऑल्सो मिडल ईस्ट ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है, अभी रहता है थोड़ा सा ओमान, कुवैत, बहरीन, और प्रधानमंत्री मोदी का रीसेंट बहरीन विजिट, सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन, ये सारी छोटे छोटे रिलेशन अभी रहते हैं जो कल पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद हम चलेंगे इंडिया इजराइल और इंडिया पैलेस्टाइन पे, जहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पैलेस्टाइन का क्या इशू है। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड या सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन प्लीज आस्क मी। If you have any doubts, you can please ask me. ऑब्जर्वर स्टेट क्या होता है? पहला कदम होता है फुल फ्लेजेड मेंबर बनने की तरफ, काइंड ऑफ इंटर्नशिप समझ लो। सीधा मेंबरशिप नहीं दी जाती। इंडिया भी पहले शंघाई में ऑब्जर्वर ही था, बाद में फुल फ्लेजेड बना। नहीं, जो क्वेश्चन में डालूंगा सिर्फ उसी का आंसर। इंडिया कैन नॉट रियली डू एनीथिंग टू एबॉलिश तालिबान इन द मिडिल ईस्ट, क्योंकि वो उन कंट्रीज का मसला है, हमारा मसला नहीं है। वी कैन कोऑपरेट विद देम, कोलैबोरेट विद देम। इंडिविजुअली इंडिया कुछ नहीं कर सकता। डियास्पोरा जो इंडिया के लोग बाहर जाके नौकरी करते हैं, ONGC विदेश लिमिटेड। टर्की की बात कल करेंगे। कर्ड्स का जब इशू बताऊंगा, सीरिया में कर्ड्स का जब इशू बताऊंगा, टर्की की बात कल बताऊंगा। ब्रिज इन अ वे कि कल को मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप या फिर नई सरकार के साथ हमारी नेगोशिएशन होती है तो हम उन्हें समझा सकते हैं। प्लीज साइलेंस प्लीज, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे पूछा गया कि हम यूएस और ईरान के बीच में ब्रिज कैसे एक्ट कर सकते हैं। यूएस इधर प्रेजेंट है, हम यूएस को ये बोल सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बने, वो बनेगी चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के थ्रू, कि अफगानिस्तान का ट्रेड बढ़ेगा। अगर आप हमारी ईरान में इन्वेस्टमेंट रोकते हो सैंक्शंस लगा के, तो अफगानिस्तान कभी प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा और यूएस कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अगर यूएस को अफगानिस्तान से बाहर निकलना है एंड यूएस वांट्स, और यूएस चाहता है स्टेबल अफगानिस्तान, सिक्योर अफगानिस्तान, तो उसके लिए हमारे को ईरान के साथ कोलैबोरेशन करना काफी जरूरी है। इस तरीके से इंडिया जो है ईरान अफगानिस्तान के बीच में ब्रिज बना सकता है। अभी रुक जाइए, मेरे को अभी ये वाले डाउट लेने लीजिए। प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग फॉर द मोमेंट, प्लीज डोंट टाइप एनीथिंग, लेट मी टेक अप दीज डाउट्स। Siachen issue you can mention, of course. Iran attacked first. क्योंकि जो ईरान की जनता थी, पर्टिकुलरली अयतोल्ला खुमैनी, दे वर ऑफ द ओपिनियन कि वेस्टर्निज्म की वजह से, मॉडर्निज्म की वजह से इस्लामिक कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है।
No, India-Russia relation has not been impacted. Not really. अभी जब तक कुछ कंक्रीट नहीं होता, we cannot set as a diplomatic then. I said, please don't type anything. Is it hard to understand? Any other doubts? Please ask me. Any other doubts? No. इंडिया डेवलपमेंट कर सकता है इन अ वे कि डिफेंस कोऑपरेशन, जॉइंट R&D, लेकिन अपनी मिलिट्री कभी नहीं भेजेगा. India never signed CAATSA. CAATSA is an internal act of US. You are misstating the facts. India never signed CAATSA. इंडिया का कोई jurisdiction नहीं है CAATSA पे. Yes, you can mention कि ईरान ने उन्हें स्पॉन्सर करा है. You can mention that Houthis are the proxy of Iran. You can mention. कल बताऊंगा कि सऊदी का इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसे इंपैक्ट करेगा इंडिया को. कल बताऊंगा ये. Yes, we can act as a bridge. We can act as a bridge. Citing कि मिडल ईस्ट में अगर आपको टोटल सिक्योरिटी चाहिए, let India act as the net security provider. ये डायमेंशन कल डिस्कस होगा. सीरिया और अफगानिस्तान खुद के कंट्रोल में नहीं थे, तो टेररिज्म स्टॉप करने के लिए कुछ कर नहीं पाए. बाकी बाहर वाले देशों को आके करना पड़ा. सो उनकी सरकारें खुद कुछ एफर्ट नहीं कर पाए टेररिज्म स्टॉप करने के लिए. हम यूएस को कभी ऐसे काउंटर नहीं करते. कोई बुक की जरूरत नहीं है, अखबार पढ़िए ठीक से. और हेजबोला मेंशन कर सकते हो, लेकिन हुतीज आर मोर प्रोमिनेंट. तो कर सकते हो, हेजबोला बिल्कुल कर सकते हो. देयर आर कंक्रीट प्रूफ, यू कैन डू दैट. जब इंडिया चाइना पे आएंगे उइगुर्स का मसला, तब बताऊंगा डिटेल में, तब बताऊंगा. ये मैं बता चुका हूं कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिज्म है या नहीं है. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. पुराना लेक्चर प्लीज देखिए डिटेल में. यूएस, क्योंकि देखिए एक दिन में यूएस एग्जिट नहीं ले सकता. जो उनकी 4 डिकेड 5 डिकेड की प्रेजेंस है, एक दिन में बाहर नहीं निकल सकता कि ठीक है तेल मिल गया बाय. नहीं, धीरे धीरे निकलेगा. और अभी भी वो इंपोर्ट करता है यहां से, तो धीरे धीरे निकलेगा. और प्लस यूएस को अपनी प्रेजेंस पूरी दुनिया में बना के रखनी है इफ इट वांट्स टू बी अ ग्लोबल पावर. ग्लोबल पावर वो पावर होती है जो दुनिया के हर कोने में अपना एक दबदबा बनाए रखे. अगर यूएस ऐसे ही भाग जाएगा तो ये कहेंगे कि ये तो डरपोक कंट्री है, ये भाग गई टेंशन देख के. तो वो यूएस की ग्लोबल हेजमोनिक पोजीशन के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है. और चाइना वो जगह आके ले सकता है. इस वजह से यूएस इतनी आसानी से मिडिल ईस्ट से नहीं जाएगा. ये वाला पॉइंट कल डिस्कस करूंगा आदित्य, जब सऊदी अरेबिया के साथ कंक्रीट डिस्कशंस करूंगा. कल डिस्कस करूंगा ये पॉइंट. ये इंडिया यूएस में डिस्कस करते हैं कि शेल ऑयल और गैस जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस से, उसका क्या पर्पस है. ये एक बारी इंडिया यूएस पे जब आता हूं, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया यूएस की ट्रेड पॉलिसी पे जब आऊंगा, उसमें डिस्कस करूंगा. ये क्लास में समझ आ रहा है. इट मींस कि इंडिया को सेक्लूड कर दिया गया है. इट मींस इंडिया को सेक्लूड कर दिया गया है. चाइना डायनामिक्स कल डिस्कस होगा जब पूरा मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी डायनामिक्स डिस्कस करूंगा. It did not impact India-US relation because we follow strategic autonomy and US requires India to counter China.
क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो नहीं चाहता कि ईरान इंक्लूड हो जीसीसी में। सऊदी अरेबिया इज अ डी फैक्टो लीडर ऑफ जीसीसी। नहीं, अभी पूरी पिक्चर देखेंगे कल तो आपको समझ आएगा कि इंडिया अपना जो एक इन्फ्लुएंस नहीं यूज कर रहा। जो मैं बता रहा हूँ उसी लाइंस पे, जो क्लास में बता रहा हूँ उसी लाइंस पे अखबार से पिक करना है। मिडल ईस्ट समझ आ रहा है, कुछ टेंशन यहाँ पे, कंट्रीज यहाँ पे, हमारा इनके साथ एंगेजमेंट, कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है, गेटिंग सम आइडिया ऑफ इट। हाउस द कोर्स गोइंग? हाउस द कोर्स गोइंग? इकोनॉमी का कोर्स लॉन्च हो गया 28 जुलाई से। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से इकोनॉमी करनी है, बिल्कुल कोर इकोनॉमी करनी है, स्टैटिक पार्ट एकदम बेस से, तो वो 28 जुलाई से मैं कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जिनको इकोनॉमी कुछ नहीं आती वो कोर्स उनके लिए है, जिनको थोड़ी बहुत आती है उनके लिए नहीं है। एकदम बेस से कराऊंगा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों के साथ। साथ के साथ 16 जून से मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स शुरू हो रहा है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। एकदम बेस से कराऊंगा। ऑल्सो जुलाई में ही करंट अफेयर्स के ऊपर कोर्स प्लान कर रहा हूँ, उसकी डिटेल्स जल्दी बताऊंगा। माइक्रो इकोनॉमी की जरूरत नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी रात को 8 से 9, सब हिंदी में ही होगा, बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश जैसे अभी चल रहा है। लॉन्च कर दूंगा, होगी, अभी सिर्फ फ्राइडे तक की लॉन्च करी है। थोड़ा सा आत्मनिर्भर बजट की वजह से थोड़ा नया हुआ है, तो आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। 24 जून से इंटरनल सिक्योरिटी। कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ क्लास में आना है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा। मिलते हैं 11 बजे पॉलिटी के लिए। बाय बाय।